गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था ऑरेस्टेड का नियम, जिसमें एक धारावाही चालक तार के नीचे अगर हम किसी कुंडली को रखते हैं, चुंबकीय सुई को अगर रखते हैं, तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है और धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। चुंबकीय सुई देखिए, ये जो है इसको अपन कहेंगे चुंबकीय सुई। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक आपको संकेतक नजर आ रहा है, एक एरो का चिन्ह नजर आ रहा है। ठीक है, सबको दिख रहा है। ये चुंबकीय सुई इस प्रकार से रखी जाती है और कोई भी वायर अपन ले सकते हैं। ये मान लो तार है, इस तार में और इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है और ये जो चुंबकीय सुई है इसके अंदर आपको विक्षेप नजर आएगा। ठीक है, अगर इस तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तब इस चुंबकीय सुई में ये जो आपको अंदर जो एरो का चिन्ह नजर आ रहा है, ये चुंबकीय सुई है और ये विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, ये हल्की सी एक तरफ झुक जाती है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये ऑरेस्टेड का नियम था। अब अपन कुछ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में कुछ नियम पढ़ेंगे। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र के नियम। पेज का नियम आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपके थोड़ा कि पेज का नियम क्या है। और दाहिने हाथ का जो नियम है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, वो भी आपने पढ़ा था कि किसी भी तार को जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, अपन ये मान लो ये तार है, इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और धारा प्रवाहित ऊपर की ओर हो रही है, धारा का प्रवाह ऊपर की ओर अगर है, तो हम अगर इस तार को इस प्रकार से पकड़ेंगे, धारा की दिशा जो है वो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को अगर व्यक्त करता है, तो ये जो अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, ये मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, जैसे ये धारा अंगूठा हमने ऊपर की ओर ले लिया और इन अंगुलियों को अपन यूं मोड़े, तो ये अंगुलियां जिस भी दिशा को गमन करती है, जिस भी दिशा में ये गति करेंगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक इसका उल्टा भी ले सकते हैं हम। मान लो कोई हमारे पास में लूप है, एक वृत्ताकार तार है। ठीक है, और उस वृत्ताकार तार में जैसे मान लो ये सर्कल है, ये कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली में धारा मान लो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां अगर धारा को व्यक्त करेंगी, तो ये जो अंगूठा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो दोनों अपन ले सकते हैं। अंगूठा अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए कहोगे, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये देखिए मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करेंगी, और यदि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आप ले सकते हो, ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो मैंने पेन ले रखा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और इस कुंडली में इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे है, तो धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी? इस प्रकार से प्रवाहित होगी। ठीक है, सबको दिख रहा है? हमने नीचे ले लिया इसको, अंगूठा नीचे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे है, और अंगुलियां कहाँ मुड़ेगी? इस प्रकार के इस दिशा में मुड़ेगी। तो ये जो अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। तो अपन दोनों तरह से ले सकते हैं। तो यही दाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। बात समझ में आ गई? अगर वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार कुंडली हमारे पास में है, जैसा कि मैंने आपको ये दिखाई, मान लो वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा की दिशा अगर ये है, देखो ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा अगर ये है, तो अंगूठा जिस भी दिशा में जाएगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। कुंडली को अगर अपन इस प्रकार से पकड़ेंगे और धारा की दिशा मान लो इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, तो धारा की दिशा, अंगुलियां मोड़ दी हमने, अंगूठा बाहर निकल रहा है। ठीक है, और अगर अंगूठा अंदर की ओर है, तो अंगुलियां कहाँ मुड़ रही है? इस प्रकार से घड़ी की दिशा में। देखो ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ है? अंदर की ओर है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में है, तो अंगूठा कहाँ है? बाहर की ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। कब? जब घड़ी की उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त।
ठीक है, तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी, बाहर की ओर। और अगर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त जिसको अपन कहते हैं, घड़ी की दिशा में अगर धारा की दिशा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा अगर घड़ी की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, पृष्ठ के ठीक लंबवत अंदर की ओर होगा। बात समझ में आ गई। कुंडली को अगर अपन यूं रखें तो धारा की दिशा इस प्रकार से होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा, और धारा की दिशा अगर इस प्रकार से होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है। ठीक है, तो ये अपन ले सकते हैं। ये आपको दाएं हाथ से करना है, आपका दाहिना हाथ। तो ये दाहिने हाथ का नियम क्या है, नियम अपन देख लेते हैं। इस नियमानुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, दाएं हाथ से आप किसी भी चालक तार को, धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। अंगूठा अगर धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक इसका उल्टा भी ले सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर धारावाही चालक तार वृत्ताकार कुंडली के रूप में है तो धारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उसके अनुरूप ही जिस भी दिशा में अंगूठा जाएगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये दोनों बातें अपन ले सकते हैं। अगला जो है वो है दक्षिणावर्त पेच का नियम। दक्षिणावर्त पेच के नियम में भी आपने पढ़ा होगा कि जो स्क्रू ड्राइवर, जो पेचकस है, उसको अपन अगर दीवार के अंदर डालें, आपने स्क्रू ड्राइव को चलाया होगा, आपने पेच कसे होंगे कोई भी, या कील अंदर डाली होगी दीवार में, तो अगर कील को आप ऐसे अंदर डालोगे, इस प्रकार से अगर पेचकस को घुमाओगे तो कहाँ क्या होगा, दीवार के अंदर कील जाएगी। ठीक है, और अगर आप उसको उल्टा घुमाओगे तो वह कील बाहर की ओर आएगी। ये आप बोतल का ढक्कन जब खोलते हैं, आप पानी पीते हैं, पानी पीते समय बोतल का ढक्कन खोलते हैं, तो बोतल को अगर अंगुलियों की दिशा में, बोतल के ढक्कन को अगर आप अंगुलियों की दिशा में घुमा रहे हैं, तो अगर आप इस प्रकार से घुमाएंगे तो वो ढक्कन ऊपर आएगा, और अगर आप उस ढक्कन को इस प्रकार से घुमाएंगे तो वो बंद होगा, ढक्कन अंदर की ओर जाएगा, नीचे जाएगा, मतलब ढक्कन बंद होगा। और अगर ढक्कन को इस प्रकार से घुमाओगे तो वह ढक्कन ऊपर आएगा, अर्थात बोतल का ढक्कन खुलेगा। ठीक है, तो उसमें भी यही है कि यहाँ देखिए डायग्राम में दिखा रखा है कि इस जो पेच है, ये जो पेच दिखा रखा है, इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से घुमा रहे हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से घुमा रहे हैं ऐसे। तो ये जो पेचकस का जो नुकीला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, जो कि किसको व्यक्त कर रहा है, विद्युत धारा की दिशा को। और ये किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, इसका ठीक अपन उल्टा भी ले सकते हैं। ये धारा की दिशा अगर इस प्रकार से घुमाने वाले को अपन धारा की दिशा अगर लेते हैं तो नुकीला सिरा जो है वो जिस दिशा में जाएगा वह क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो ये पेच का नियम है। किसी दक्षिणावर्त पेच को घुमाने पर वह यदि धारा की दिशा में आगे बढ़े तो घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, और इसका ठीक अपन उल्टा भी ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, दक्षिणावर्त पेच का नियम। अब यहाँ पर एक मुख्य बात आती है, एक मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है बायो-सावर्त का नियम। बायो-सावर्त नामक एक वैज्ञानिक थे, बायो और सावर्त। इन्होंने एक धारावाही चालक, किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसको अपन कहते हैं धारावाही चालक। ठीक है ना, धारावाही चालक तार किसे कहेंगे, जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसे अपन कहते हैं धारावाही चालक। ठीक है, और उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये तो अपन ने पढ़ लिया और स्टेड नामक वैज्ञानिक ने ये तो बता दिया था कि जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होगा,
कितना मान प्राप्त होगा और वह चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा और किस प्रकार से निर्भर करेगा। किसको बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, किसको कम करने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा या कम होगा। तो वो बातें किसने बताई, वो नियम किसने दिया, वो बायो और सावर्त। ये दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं और दोनों ने मिलकर इस पर कार्य किया, इस सूत्र को दिया, इसलिए इसको अपन बायो सावर्त का नियम कहते हैं। तो बायो सावर्त का नियम क्या है? बायो सावर्त का नियम यह है कि किसी भी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए जो नियम दिया गया उसे अपन कहते हैं बायो सावर्त का नियम। ठीक है, क्या दिया? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सूत्र दिया। बात समझ में आ गई? इस नियमानुसार अब देखिए, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वही उसका नियम बन जाएगा। किसी धारावाही अल्पांश के कारण, धारावाही अल्पांश के कारण, हम अल्पांश लेकर फिर समाकलन कर देते हैं। ये हमेशा अपन करते हैं कि जब किसी भी भौतिक राशि का सूत्र ज्ञात किया जाता है तो हम अल्पांश का अध्ययन करते हैं और उसका फिर समाकलन करके पूरी राशि का हम मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन अल्पांश का अध्ययन करेंगे। तो किसी धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र को b के द्वारा व्यक्त करते हैं। अल्प राशि ली गई है, अल्प राशि के लिए अपन लेते हैं ना dx, dv, dA, dy, अल्प राशि के लिए। तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का अल्प मान, कम मान हमने ले रखा है dB का मान। अब ये जो dB है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, प्रवाहित धारा I, उस चालक तार में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उस पर निर्भर करेगा। किस प्रकार से निर्भर करेगा? समानुपाती। प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। प्रवाहित धारा के समानुपाती होने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तार में यदि धारा का मान ज्यादा होगा तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला बिंदु है आपके पास में कि प्रवाहित धारा के समानुपाती। दूसरा, अल्पांश की लंबाई dl, जो चालक तार हमने लिया है वो कितना लंबा है उस पर भी निर्भर करता है। चालक तार की लंबाई अगर ज्यादा है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा होगा। तो अल्पांश की लंबाई dl के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। ठीक है, तीसरी बात यहाँ क्या आती है? कोण थीटा। अब कोण थीटा किसके बीच में, किन किन के बीच में अपन कोण थीटा ले रहे हैं? तो यहाँ एक डायग्राम दिखा रखा है। देखिए, ये मैं चित्र के द्वारा आपको बता देती हूँ। ये XY एक चालक तार लिया, इस चालक तार में यहाँ देखिए इतना ये dl लंबाई का हमने अल्पांश माना है। तार की लंबाई अल्प मान जो कितना लिया हमने, dl लंबाई ली है। ये देखो dl लंबाई ली है हमने तार की। ठीक है, और हमें इस तार के चारों ओर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमने बिंदु P माना एक, कि बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है बिंदु P के लिए, जो इस अल्पांश तार से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। और इस स्मॉल r जो दूरी है, ये जो दिशा है, इस दिशा में और dl की दिशा के बीच में, ये dl जो तार हमने लिया है इसके मध्य कोण कितना है? थीटा। ठीक है, तो इस थीटा पर भी निर्भर करता है कि चालक तार यहाँ पर हमने ले रखा है और हमने इस बिंदु पर गणना करनी है। तो इस बिंदु पर गणना करने के लिए कोण कितना गया? थीटा आ गया। अगर इस dl लंबाई के ठीक यहाँ इस बिंदु पर लंबवत अगर अपन B बिंदु लें तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यही P बिंदु अगर तार के ऊपर ले लें तो तार के ऊपर लेने पर थीटा का मान कितना जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो P बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है कि P बिंदु कहाँ है। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है वो बिंदु हमने कहाँ ले रखा है। जो
तार के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाए हुए हैं उस पर भी निर्भर करता है। कौन से कोण पर? साइन थीटा पर। दोबारा देखें यहाँ पे, धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान। dB का मान अब किन किन बातों पर निर्भर करता है? नंबर 1 हमने देखा प्रवाहित धारा, धारा का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा होगा। दूसरा हमने देखा अल्पांश लंबाई dl, हमने जो अल्पांश लंबाई ली है वो अगर ज्यादा लेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, कम लेंगे तो कम होगा, तो इसके भी समानुपाती होता है। कोण थीटा की ज्या मतलब साइन थीटा, कोण थीटा की ज्या के समानुपाती मतलब साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। तो 3 राशि हमने पढ़ी, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किन किन 3 राशियों के समानुपाती होता है? प्रवाहित धारा के, नंबर 2 अल्पांश लंबाई के, नंबर 3 कोण थीटा की ज्या के मतलब साइन थीटा के। तो इन तीनों के क्या होगा? समानुपाती होगा, मतलब तीनों राशियां बढ़ने पर मान बढ़ेगा चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, अब चौथी राशि कौन सी है? मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे मान लो तार हमने यहाँ ले रखा है, ठीक है, और हमें इस बिंदु पर, इतनी दूरी पर जो बिंदु स्थित है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, अगर बिंदु पास ले आए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा। तो ये दूरी कम है, इस दूरी को अगर अपन बढ़ा दें, इतनी दूरी ले लें, तो दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो तार के नजदीक आसपास के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है क्योंकि दूरी कम है। और जैसे जैसे अपन दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो 4 चीजें अपन ने यहाँ पर पढ़ी। पहली चीज क्या थी? प्रवाहित धारा के समानुपाती, नंबर 2 अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, नंबर 3 कोण थीटा की ज्या के समानुपाती, और नंबर 4 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो 3 राशियों के तो समानुपाती है और एक जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन चारों राशियों को हम एक साथ लिखें, चारों राशियों को एक साथ लिखने पर क्या प्राप्त होगा हमें? देखिए, dB जो है वो किन किन राशियों के समानुपाती था? प्रवाहित धारा I के, dl लंबाई और साइन थीटा, इन तीनों के तो समानुपाती है, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या सूत्र बन जाएगा? dB समानुपाती I dl साइन थीटा बटे r²। ठीक है, अब अपन समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो हमने एक नियतांक लगा दिया k। क्या लगा दिया? k हमने एक नियतांक यहाँ पर लगाया है, और I dl साइन थीटा बटे r², ये हमारा सूत्र बन गया। अब यहाँ पर जो ये k नियतांक हमने लगाया, ये अपन ने विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था, k नियतांक पढ़ा था ना, वहां भी अपन k नियतांक लगा रहे थे, और k का मान वहां कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था ना, कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर इस k का मान चुंबकीय क्षेत्र के लिए लगा रहे हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए k का मान बदल जाता है। k का जो सूत्र है वो अलग आएगा, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए, जैसा कि विद्युत क्षेत्र के लिए 9 गुणा 10 की घात 9 था, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो k का मान है वो 10 की घात -7 होता है। कितना होता है? k का मान 10 की घात -7। ठीक है, और वहां पर अपन ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसका मान कितना होता है? μ0 बटे 4 पाई। 4 पाई तो उसमें भी था बटे में, इसमें भी है। इसमें बटे में एप्सिलॉन नॉट था जिसको अपन विद्युशीलता कह रहे थे, और यहाँ पर अपन उसकी जगह क्या ले रहे हैं? μ0, इसको अपन पारगम्यता कहते हैं।
ये अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। तो यहाँ पर आप इतना ध्यान रखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र के लिए के का मान हमेशा अपन ये लगाएंगे, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई। उसका आंकिक मान कुछ और है, इसका आंकिक मान होता है 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ सूत्र बन जाएगा, के की जगह अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर μ0/4 पाई, और बाकी का ये सूत्र है ही, आई धारा, dl अल्पांश लंबाई, साइन थीटा ज्या जिसको अपन कहते हैं, और r जो है वो दूरी है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगर अपन पूरे तार के लिए निकालना चाहें तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो b बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, इसका भी समाकलन करेंगे इधर भी, तो db का समाकलन करने पर क्या जाएगा b, dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है, उसी प्रकार db का समाकलन क्या हो जाएगा b, ठीक है। और एक समाकलन अपन इधर भी लगा देंगे, ठीक है। तो i dl sin थीटा बटे r², ये समाकलन के अंदर आ जाएगा, और ये जो k नियतांक है इसको अपन बाहर लिखेंगे। बात समझ में आ गई सबके। सदिश रूप में अगर हमें लिखना है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर सदिश रूप हमने लगा दिया, सदिश राशि लगा दी, μ0/4 पाई ये नियतांक है, I धारा है जो कि अदिश राशि होती है, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। यहाँ जो अपन लंबाई ले रहे हैं वो एक सदिश राशि है, ठीक है। और ये r², और यहाँ r यूनिट वेक्टर एकांक सदिश अपन क्या लेंगे यहाँ पर r², ठीक है। अब यहाँ देखिए आपने यहाँ साइन थीटा लिखा, ठीक है। अब यहाँ अगर यूनिट वेक्टर आ जाए, एकांक सदिश आ जाए, जैसा कि मैं अब थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ कि उसको अपन ने जो सदिश रूप लिखा था उसको अगर अपन खोल कर लिखें, जैसे यहाँ पर अपन लिखें dl क्रॉस r कैप, ये भी सदिश राशि है और ये सदिश राशि है ही, ठीक है। इनको अगर अपन खोलें तो क्या आएगा, खोलने का मतलब क्या हुआ कि क्रॉस हटाया जाता है जब क्या आता है साइन थीटा, और जब डॉट हटाया जाता है तो क्या आता है कॉस थीटा। तो यहाँ हम क्रॉस को हटा रहे हैं, जब क्रॉस हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे dl का परिमाण लगाते हैं ना, dl का परिमाण, फिर r कैप का परिमाण, r कैप मतलब एकांक सदिश का परिमाण, और साइन थीटा क्या आएगा साइन थीटा। अब dl का परिमाण तो आ जाएगा dl, और एकांक सदिश जो है उसका परिमाण क्या आएगा 1, एकांक सदिश का परिमाण क्या आता है 1 आता है, 1 होता है एकांक सदिश का परिमाण, ठीक है। और साइन थीटा आएगा ही, तो यहाँ पर इस dl का परिमाण 1 है, dl का परिमाण dl आएगा, r कैप का परिमाण 1 आएगा, और साइन थीटा होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी dl साइन थीटा। इसको अपन क्या लिखेंगे dl साइन थीटा। तो यहाँ ये dl साइन थीटा लिख रखा है ना, और इसी dl साइन थीटा को सदिश के रूप में चेंज किया है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पर dl साइन थीटा, और यहाँ पर हम r कैप का परिमाण भी लिख सकते हैं, और फिर साइन को हटाकर यहाँ पर क्या लगा दिया क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो सदिश रूप में लिखने के लिए हमें इस साइन को हटाना पड़ेगा, और dl के अलावा यहाँ पर कोई भी अन्य सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा तो एक अदिश राशि है, ये एक नियतांक है, तो इसकी कोई दिशा नहीं है।
इसलिए सदिश राशि केवल एक है यहाँ पर dl। तो दूसरी सदिश राशि अपन किसके साथ लेंगे, ये जो डायरेक्शन व्यक्त कर रहा है, ये जो दिशा व्यक्त कर रहा है कि ये P बिंदु कहाँ है, कितने कोण पर बना हुआ है, तो हम यहाँ पर जो दूसरी सदिश राशि लेंगे वो लेंगे एकांक सदिश जो आएगा आर कैप। बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसको खोलें, यहाँ इसको अगर क्रॉस को हटाएं तो यहाँ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन थीटा के साथ साथ में इसका परिमाण और इसका परिमाण, तो dl का परिमाण तो dl ही होता है और एकांक सदिश का परिमाण क्या हो जाएगा, 1, जिसको अपन लिखते नहीं है। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पर देखिए आर कैप आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ कहीं भी आपको आर कैप नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आर कैप का परिमाण 1 होता है जिसको अपन ने लिखा नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऐसा कहीं भी कोई सूत्र आता है जिसे हमें सदिश रूप में लिखना होता है तो हम वहां पर आर कैप लिखते हैं। आर कैप के साथ इसको या तो बिंदु गुणनफल या क्रॉस गुणनफल लिखा जाता है। अब मैं वापस रिवर्स चलती हूँ, वापस 11वीं क्लास की बात करते हैं अपन कि जब अपन सदिश गुणनफल करते हैं तो सदिश गुणनफल में प्राप्त राशि कैसी होती है, सदिश गुणनफल करने पर प्राप्त राशि कैसी आएगी, सदिश आएगी। और यहाँ पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वह एक सदिश राशि है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि प्राप्त करने के लिए बिंदु गुणनफल आएगा या क्रॉस गुणनफल, क्रॉस गुणनफल आएगा ना, क्योंकि क्रॉस गुणनफल होता है तभी हमें सदिश राशि प्राप्त होगी। बिंदु गुणनफल किस में आता है, कार्य में। आपने कार्य का सूत्र पढ़ा था ना, dw बराबर f डॉट dr पढ़ा था ना, dw बराबर f डॉट dr, जहां पर f और dr दोनों सदिश राशि हैं और बीच में क्या है, बिंदु गुणनफल। क्रॉस नहीं लगता कभी भी, कार्य के सूत्र में क्रॉस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है इसलिए। तो अदिश राशि होती है उसके लिए बिंदु गुणनफल आता है, सदिश राशि होती है उसके लिए क्रॉस आता है। ये अपन ने 11वीं क्लास में बहुत सारे संबंधों को भी सिद्ध किया था। जड़त्व आघूर्ण वाले चैप्टर में मैंने 3 संबंध आपको बताए थे। तीनों संबंधों में और अगर क्रॉस है तो हमें सदिश राशि प्राप्त होगी और अगर बिंदु गुणनफल है तो हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 2 सदिशों के बीच में कौन सा गुणनफल ले रहे हैं, क्रॉस गुणनफल ले रहे हैं, इसलिए प्राप्त राशि कैसी होगी, सदिश होगी। इसलिए सदिश निरूपण जब अपन करेंगे तो यहाँ से साइन हटा देंगे और उसके जगह क्या आएगा, क्रॉस आएगा और हम लगा देते हैं एक एकांक सदिश। ठीक है, संपूर्ण धारावाही चालक तार के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। तो इधर समाकलन करेंगे तब तो इसका माना जाएगा b और इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको बाहर भी ला सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने इस समाकलन का चिन्ह लगा दिया। समाकलन की जगह हम सिग्मा भी लगा सकते हैं। सिग्मा का मतलब भी योग होता है, योग करना। समाकलन का मतलब भी एक तरह का योग है, पूरे एक पथ के लिए, पूरी दूरी के लिए टोटल मान लेते हैं अपन। ठीक है ना, ये अपन ने चित्र पढ़ा था। देखिए ये dl लंबाई हमने ली, यहाँ एक और dl ले लो, यहाँ एक और dl ले लो। इस प्रकार से खूब सारे dl लेकर सबके द्वारा अपन सूत्र मान लेते हैं, सबके द्वारा अपन सूत्र ज्ञात कर लेंगे, सबको जोड़ देंगे, उसी को अपन समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबके। तो बायो सावर्त का नियम एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। बायो और सावर्त नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया, किसके लिए, धारावाही चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया। ठीक है, जिसको हम बायो सावर्त का नियम कहते हैं। उसके नियमानुसार उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि
किसी भी चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रवाहित धारा, दूसरा, तार की लंबाई, तीसरा, कोण थीटा की ज्या, और चौथा, उस तार से दूरी। ठीक है, तो धारा, तार की लंबाई और कोण की ज्या, इन तीनों के तो समानुपाती होगा, और चौथी जो राशि है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इन सभी को अपन जब लिखते हैं तो एक साथ लिखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाकर हम के लगाते हैं, और के का मान क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है वो कितना होता है, 10 की घात -7। यहाँ पर म्यू नॉट का मान कितना होता है, म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। म्यू नॉट का मान कितना होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7। मैं यहाँ लिख देती हूँ, म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, तो इसका जब मान लिखेंगे तो 4 पाई से तो 4 पाई कट जाएगा। जब 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो कितना मान आ जाएगा, 10 की घात -7 आ जाएगा। ये वाला मान जब यहाँ रखेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की घात -7। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये जो क्रॉस यहाँ पर लगाया है और ये बिंदु यहाँ पर लगाया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। इसके बारे में मैं कल बताऊंगी आपको कि ये दिशा अपन किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, तब अपन क्रॉस लगाते हैं, और बिंदु अपन कब लगाते हैं, इस पर अपन कल मैं आपको समझाऊंगी, कल चर्चा करेंगे इस पर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो देखें जिससे आपको लाभ हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।